वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स पे है और ये 24 मार्च 2026 तक के न्यूज़ को कवर किया है। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था 15th से लेकर 22nd ऑफ मार्च तक आपका गैप हो गया था। तो जो कल का जो वीडियो आया था 23rd ऑफ मार्च को, उसमें जो गैप वाले जो न्यूज़ छूट गए थे उसको शामिल किया गया था। और आज का जो वीडियो इसमें 24th ऑफ मार्च तक के न्यूज़ है, इसमें जो बीच में गैप हो गए थे उसके न्यूज़ को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें देखो जो न्यूज़ कवर किए गए हैं वो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है आज, यानी कि 24th को, क्योंकि ये वीडियो आपको 25th को मिलेगा। उसमें एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो बुद्धिस्ट, सिख और हिंदूज है सिर्फ उन्हीं को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडॉप्टिव मदर्स का जो मैटरनिटी लीव पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। गुजरात गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो नवयुग नगर पालिका योजना लॉन्च करेगा। ठीक है, AIC उसने लॉन्च किया है कृषि सखी इनिशिएटिव। ये होता क्या है? फिर IQ एयर रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट आज यानी कि 25th को जारी हुई है। IQ एयर कहता है वर्ल्ड में सबसे जो पॉल्यूटेड कंट्री है ना, एयर पॉल्यूशन यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाकिस्तान है। इंडिया का रैंक जो पिछले साल 5th था अब वो 6th हो गया है। लेकिन इंडिया का जो सिटी है ना लोनी, वो वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। नीतीश कुमार जो बिहार के CM थे, अभी भी टेक्निकली है ना, उनको जनता दल यूनाइटेड का प्रेसिडेंट 4th टाइम चुन लिया गया है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नेशनल रैली चैंपियन हरी सिंह, इनका एक एक्सीडेंट हुआ था मालदीव्स में स्पीड बोट पे, उसमें उनका डेथ हो गया है। फिर एक अमेरिकन राइटर थे पॉल एलरिच, इन्होंने किताब लिखी थी पॉपुलेशन बॉम्ब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पॉपुलेशन के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के कारण वर्ल्ड में ना हर चीज़ की स्कार्सिटी हो जाएगी। उनका डेथ हो गया है। आज जो आर्सेलर निप्पन स्टील का जो एक मेगा स्टील प्लांट सेटअप कर रहा है वो आंध्र प्रदेश में, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। जापान की जीका वो 6,100 करोड़ का लोन प्रोवाइड करेगा फॉर बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 के लिए। पहली बार उड़ीसा गोल्ड बियरिंग ब्लॉक्स का ऑक्शन करेगा। और फिर इसमें ये भी आपका डिटेल में रिपोर्ट रहेगा, भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है ना किस स्टेट में पाया जाता है उसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा। ये थोड़ा सा पुराना था जो बीच में मिस हो गया था, उसमें लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME था उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन किए हैं। ये मॉडिफिकेशन क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ स्कीम को लॉन्च किया है। फिर WTO का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया है वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण वर्ल्ड ट्रेड जो है ना उसका ग्रोथ 1.96 होगा इन 2026। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग सिटी के साथ, जिसमें वो साउथ कोरियन कंपनी को ग्रीन अमोनिया की सप्लाई करेगा। ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया होता क्या है? निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट को बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा जो विलफुल डिफॉल्टर कंपनी है ना, विलफुल डिफॉल्टर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो विलफुल डिफॉल्टर है वो ABG शिपयार्ड है। ABG शिपयार्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि RBI ने विलफुल डिफॉल्टर को कैसे एक्सप्लेन किया है, ये हमारे काम का रहेगा। और स्पोर्ट्स में अनहद सिंह और अभय सिंह ने वुमेन्स और मेंस का सिंगल्स का टाइटल जीता है एट द इंडियन ओपन स्क्वॉश टाइटल। ये देखो, ये सारे न्यूज़ हम कवर करेंगे इस वाले में। एक नया इसमें एक गवर्नमेंट स्कीम और था जो उसने लॉन्च किया था फॉर माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वो जो पैकेज है ना उसको डील करेंगे विथ माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो क्रेडिट। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो क्रेडिट क्या होता है, दोनों में डिस्टिंक्शंस क्या होता है, RBI ने उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस का अलग से बना के दिया जाएगा। ये सारा चीज़ इसमें रहेगा।
इसमें पहले स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवन जो बैंक्स के एग्जाम भी दे रहे हो ना, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 24 मार्च को एक जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ बुद्धिस्ट, सिख और हिंदूज उन्हीं को हो सकता है, उन्हीं को मिल सकता है शेड्यूल कास्ट का स्टेटस। आप जानते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ये दो है ना, इन दोनों कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलता है जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस मिलता है। और एक SC/ST एक्ट भी पास हुआ है ना, जिसमें अगर कोई SC/ST का अपमान करता है, कास्टिस्ट नाम से उसके बुलाता है, तो फिर उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती है। ठीक है, तो यहीं पे एक केस आया था। केस था आंध्रा से। पहले वो शेड्यूल कास्ट थे, फिर वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन में, और क्रिश्चियन बन के ना वो पास्टर बन गए। पास्टर मतलब वो पादरी बन गए, पुजारी बन गए। उनका मेन काम क्या था? क्रिश्चियनिटी के प्रसार और प्रसार करना। लोगों ने विरोध किया होगा, होता है हमारे देश में ऐसा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना पुलिस में कंप्लेन कर दिया। किससे? SC/ST एक्ट के तहत। SC/ST, ठीक है। तो इसमें मतलब उनका ये कहना था कि क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट हैं, इसके लिए हमारे खिलाफ हमें तंग किया जा रहा है, और SC/ST एक्ट के तहत ना आप कार्रवाई करो। ये केस गया आपका फिर कहाँ पे? आंध्रा के हाई कोर्ट में। ठीक है, तो आंध्रा के हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हो, और क्योंकि क्रिश्चियनिटी में अनटचेबिलिटी नहीं होता, छुआछूत नहीं होता, इसलिए आप कैसे इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हो। वही केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होता है और हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है, तो फिर आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, और इस केस की सुनवाई ना किया था एक डिवीजन बेंच ने। डिवीजन बेंच का मतलब होता है ना, इसमें 2 जज होते हैं। ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस सुना जाता है वो सिंगल जज कभी नहीं सुनते हैं, उसमें 2 जज तो कम से कम होते हैं। तो उस बेंच को कहते हैं डिवीजन बेंच। इसमें थे जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस मनमोहन। ठीक है, इनके पास वो केस आया आंध्रा हाई कोर्ट का। उन्होंने कहा कि आंध्रा हाई कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट यही शेड्यूल कास्ट का स्टेटस क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अगर आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, इसका मतलब अगर आप मुस्लिम बन जाते हो या क्रिश्चियन बन जाते हो, तो आपका SC का स्टेटस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे देखो, बहुत लोग क्लेम करते हैं ना कि आप मुस्लिम बन गए, लेकिन आप शेड्यूल कास्ट थे। मुस्लिम बन गए, लेकिन अभी भी मुस्लिम होने के बावजूद भी आपको शेड्यूल कास्ट के हिसाब से ही देखा जाता है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। क्रिश्चियंस में भी ऐसा किया जाता है हमारे देश में। वो लोग कहते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन फिर भी हमें शेड्यूल कास्ट का स्टेटस चाहिए। ये एक सेंसिटिव इशू है भारत में। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसका मतलब भारत में शेड्यूल कास्ट कौन हो सकते हैं? जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, जो सिख को करते हैं, या फिर बुद्धिस्ट को करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हवाला दिया किसका? कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 जो प्रेसिडेंट ने जारी किया था। इसमें कहा गया था, नो पर्सन हु प्रोफेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। यानी कि जो हिंदू होंगे वही होंगे आपके शेड्यूल कास्ट। फिर बाद में हिंदू शब्द को एक्सपैंड किया गया है, और हिंदुइज्म में किसको शामिल किया गया है? सिख और बुद्धिस्ट को। ये ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जरूरी नहीं है, देखो ये क्वेश्चंस आपका जितने PCS टाइप के एग्जाम्स होते हैं उसमें आएंगे। UPSC पूछेगा, लेकिन उसका पूछने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत डेप्थ में जाएगा, तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते। या फिर अगर बैंक्स का एग्जाम है ना, वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था एडॉप्टिव मदर्स मैटरनिटी लीव के बारे में। देखो इसका मतलब क्या है, पहले ये देखो, ये जो केस है ना, केस का नाम है हमसा नंदनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे देश में एक होता है जिसको कहते हैं मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव का मतलब होता है ना, अगर किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया, तो फिर बच्चे को देखभाल के लिए माँ को टाइम देना पड़ता है ना। गवर्नमेंट कहता है कि आपको 12 वीक का मैटरनिटी लीव मिलेगा।
ठीक है, पेड होता है, इसके लिए आपको पेमेंट भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या हुआ था, जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है, इसमें सेक्शन 64, उसमें ये क्लॉज डाला गया था। 64 ये क्लॉज कहता है, अगर किसी माँ ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, ठीक है, यानी कि उसने पैदा नहीं किया, उसने अडॉप्ट किया है, अगर वो बच्चा जब अडॉप्ट किया गया है उसकी उम्र 3 मंथ से कम है, तभी उस मदर को 12 वीक का मैटरनिटी लीव मिलेगा। अगर उस बच्चे का उम्र एडॉप्शन के समय 3 मंथ से ज़्यादा है तो फिर माँ को मैटरनिटी लीव की बेनिफिट नहीं मिलेगी। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। वायलेशन है किसका? आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मीन्स कानून के नज़र में सभी लोग एक जैसे हैं। तो कहता है ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, क्योंकि 3 मंथ से ज़्यादा उम्र का बच्चे को अगर आप कर लोगे तो फिर आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। और कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है किसका? आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये लिबर्टी की गारंटी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमसा नंदनी नंदूरी केस में कहा कि सेक्शन 64 जो है ना वो नल एंड वॉइड है। इसका मतलब अगर किसी माँ ने बच्चे को अडॉप्ट किया तो बच्चे का उम्र कोई भी हो उसको 12 वीक का मैटरनिटी लीव मिलेगा, जैसे सबको मिलता है। इसका मतलब ये वाला जो प्रोविज़न है ना उसको उसने क्या कर दिया? नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। यहाँ पे यही याद रखना, ठीक है। केस का नाम क्या है? हमसा नंदनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक मदर को कितने दिन का मैटरनिटी लीव मिलता है? 12 वीक का मिलेगा आपका। और इस जजमेंट के बाद बच्चे का जब एडॉप्शन अगर आप करते हो तो अगर वो 3 महीने का कम का भी अगर होगा, 3.5 महीने से ज़्यादा का भी एज होगा, फिर भी उस माँ को मिलेगा मैटरनिटी लीव। यहाँ तक क्लियर है? इसको ध्यान रखना है। हम लोग लॉ की ही बात कर रहे हैं तो लॉ पे रहते हैं। गुजरात असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझा दें जिनका इनका बैकग्राउंड नहीं है। एक होता है बिल, इसको हिंदी में कहते हैं विधेयक। बिल का मतलब होता है ना प्रपोजल। गवर्नमेंट कोई कानून बनाना चाहता है तो गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? कानून बनाने का अधिकार होता है लेजिस्लेचर को, उसको हिंदी में विधायिका बोलते हैं। सेंटर में जो लेजिस्लेचर है उसको कहते हैं पार्लियामेंट, और स्टेट में जो होता है ना उसको स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगा ही होगा, और कुछ कुछ स्टेट्स में ना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी लॉ बनाना होता है ना तो आपका गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है एक प्रपोजल जिसको कहते हैं बिल। फिर स्टेट लेजिस्लेचर है तो फिर उस पर बहस होगा, जितना मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है उससे वो पास होगा। फिर स्टेट में गवर्नर साइन करेगा तो फिर वो बिल जो है ना वो बन जाएगा क्या? एक्ट। अधिनियम बोलते हैं ना, कानून बोलते हैं। तो बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ये क्लियर है। बिल प्रपोजल है, जब वो पास हो जाएगा स्टेट असेंबली से, गुजरात की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली से पास हो जाएगा, गवर्नर साइन कर देंगे तो फिर वो बन जाएगा क्या? कानून बन जाता है। सेम होता है देखो पार्लियामेंट में भी, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है बिल पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट उसको पास करेगा रिक्वायर्ड मेजोरिटी के साथ, प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देंगे तो फिर वो बिल से बन जाता है एक्ट। दूसरा देखो है सिविल कोड। लॉ देखो बेसिकली 2 तरह का होता है, एक सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल का मतलब क्या हो गया? मार पिटाई, दंगा फसाद, मर्डर, ये सब जो होता है ना ये सब आपका आता है क्रिमिनल केसेस में। धोखाधड़ी वगैरह जो होता है ना वो क्रिमिनल केसेस में आता है। सिविल में क्या आता है? सिविल में आता है बेसिकली मैरिज, ठीक है, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिवोर्स, ये सब जो होता है ना सिविल में आता है। इसका मतलब मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है। सक्सेशन का मतलब है ना फादर से मिलेगा सन को, बेटे को मिलेगा, बेटी को मिलेगा, ये सब जो होता है ना ये सब आपका होता है सिविल। ठीक है, भारत में देखो एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। क्रिमिनल कोड का मतलब ये हो गया, क्रिमिनल कोड है सॉरी, इसका मतलब देखो क्या हो गया, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया
ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता या फिर आप कह लो आईपीसी बोलते थे ना पहले, इंडियन पेनल कोड, देखा जाएगा क्या प्रोसीजर है। जज के पास जाएगा, जज फिर ये देखेगा कि आपके खिलाफ सबूत है या नहीं है, मतलब एविडेंस एक्ट के तहत सबूत है तो ठीक है, सजा दे दो, नहीं तो इसको बरी कर दो। जज ये नहीं पूछता, ये नहीं देखता कि आप हिंदू है, मुसलमान हो, कौन हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ ये देखता है लॉ के हिसाब से आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं या नहीं, और उसके खिलाफ फिर लॉ के हिसाब से आपको वो सजा दे देगा। हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में ना यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ये बेसिकली धर्म के बेसिस पे है। हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग होता है। तो जैसे कोई मैरिज का इशू हो गया, डिवोर्स का केस हो गया, जज पहले ये देखेगा ना आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वगैरह वगैरह देखेगा। फिर वो देखेगा आपका जो कस्टमरी लॉ है ना वो क्या कहता है, फिर उसके हिसाब से वो अपना फैसला देगा। क्रिश्चियंस होगा तो क्रिश्चियंस का देखेगा, मुस्लिम होगा तो मुस्लिम का देखेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। आर्टिकल 40 कहता है कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये 40 नहीं है, 44 है, सॉरी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 कहता है भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। और आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होने के बाद जो पहला स्टेट है जिसने भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, वो पहला स्टेट कौन था? उत्तराखंड, ठीक है। ये देखो पहला स्टेट था। उत्तराखंड ने क्या किया था, बिल को लाने से पहले उसने एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी की हेड कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जस्टिस रंजना देसाई, ठीक है। उसने आपका एक मॉडल बिल तैयार करके दिया, लगभग उसी को इनकॉर्पोरेट किया गया, उत्तराखंड में ये बिल पास हुआ, लॉ बन गया, लागू हो गया। उत्तराखंड भारत का पहला स्टेट था जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होने के बाद वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। उत्तराखंड के बाद गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने भी एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के चेयरमैन भी बना दिया किसको? रंजना देसाई को। वही रंजना देसाई जिन्होंने उत्तराखंड के लिए मॉडल बिल तैयार किया था। उन्होंने वो बिल तैयार किया, फिर उसी को गवर्नमेंट ने मोरलेस एक्सेप्ट कर लिया, और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में। गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी की बहुमत है, और आप मान के चलो ये पास हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान एक चीज का देना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या होगा कि अगर गुजरात पे ये पास हो गया तो गुजरात विल बी द थर्ड स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा या यूनिफॉर्म सिविल लॉ होगा, आफ्टर उत्तराखंड एंड गोवा। कंफ्यूज मत होना। गोवा जो था ना उस पर शासन करते थे पोर्चुगल्स, और जब वो पोर्चुगीज रूल के अंदर था तभी वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया था। गोवा जब भारत में शामिल हुआ, ठीक है, 1961 में, गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया था भारत में शामिल होने के बावजूद भी। इसका मतलब गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने से पहले से ही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेट है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया ना, यूनिफॉर्म सिविल एक्ट जो पास किया है, वो है उत्तराखंड। तो दो स्टेट हो गए भारत में जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक हो गया गोवा, दूसरा हो गया उत्तराखंड। गोवा में शुरू से था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले ही था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद कौन सा स्टेट हो गया? उत्तराखंड। और इसी क्रम में अगर गुजरात में ये पास हो गया तो फिर यहाँ पे गुजरात में क्या हो जाएगा? ये थर्ड स्टेट हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बिल पास हो जाने दीजिए, ठीक है। उतना डिटेल आपसे पूछेगा भी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसमें सिर्फ ये कहा गया है जो गुजरात में शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं ना, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल्स वगैरह हैं,
उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड में भी है, यानी कि SC/ST को ना इसे बाहर रखा गया है, ठीक है। बाकी सब पे लागू होगा, ठीक है, हिंदू हो मुस्लिम हो। इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप है ना उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। वो छोड़ दो, इतना काफ़ी है, इतना ध्यान रखना, उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ये सारी चीज़ जो है ना कंसेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करेगा क्या, नवयुग नगर पालिका योजना। जो भी स्कीम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो तो एवरग्रीन होता है, स्टेट गवर्नमेंट के जो होता है ना वो टाइम स्पेसिफिक हो जाता है। अब देखो मार्च का मंथ है, आपके एग्जाम्स अगर IBPS वगैरह दे रहे हो अक्टूबर नवंबर में होगा, 6 मंथ्स का मान के चलो, तो ये हमारे टाइम पीरियड के अंदर अब आना शुरू हो गया। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगा नवयुग नगर पालिका योजना। ये तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ। इसका देखो फीचर क्या है, ये स्कीम जो है ना स्टेट के जो 58 सिटीज हैं उत्तर प्रदेश के, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, स्मार्ट सिटीज में, ठीक है। स्मार्ट सिटीज का मतलब होता है ना यहाँ पे आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, ठीक है, जो एक अच्छी अर्बन लिविंग के लिए होना चाहिए। तो 58 सिटीज को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू स्मार्ट सिटीज। स्कीम का ड्यूरेशन होगा 5 इयर्स और टोटल फंड कितना एलोकेट किया गया है, 145 करोड़। देखो अगर नेशनल लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें सिर्फ यही पूछेगा नवयुग नगर पालिका योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने। अगर उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक होकर एग्जाम दे रहे हो ना तब पूछेगा ड्यूरेशन कितना है, कितने म्यूनिसिपल काउंसिल हैं, कितने नगर पालिका है, ठीक है। तो 58 सिटीज है जिसमें 55 म्यूनिसिपल काउंसिल हैं, 3 नगर पालिका है, ये तो याद रहेगा। दूसरा, योगी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो गोरखपुर सिटी है ना उसको डेवलप किया जाएगा एज अ सोलर सिटी। याद रखना, ये जो गोरखपुर में आपका जो मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, उसके महंत हैं योगी आदित्यनाथ, और गोरखपुर से ही वो बने हुए हैं, बनते थे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो गोरखपुर आप मान लो उनका एक स्थान है, ठीक है, यहीं से वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने डिसाइड किया है गोरखपुर को डेवलप किया जाएगा सोलर सिटी। यहाँ पे 20 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप होगा, किस पे, चिल्हुआ ताल, ताल मतलब लेक हो गया ना, तो लेक के ऊपर चिल्हुआ लेक है गोरखपुर में वहाँ पे एक 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा जो सप्लाई करेगा गोरखपुर को इलेक्ट्रिसिटी, और गोरखपुर को बनाया जाएगा एक सोलर सिटी। ये दोनों याद रखिएगा। ये नेशनल एग्जाम के लिए नवयुग नगर पालिका योजना किसने लॉन्च किया। और दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस सिटी को डेवलप कर रहा है एज अ सोलर सिटी, गोरखपुर को। फिर AIC ने लॉन्च किया है कृषि सखी इनिशिएटिव। ये देखो थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है जो बैकलॉग में था, इसको कवर किया गया है। तो पहले देख लो AIC क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये किसके अंदर आता है, अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाम से ही लगता है ये इंश्योरेंस का काम करता है, लेकिन किस में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि बेसिकली ये क्रॉप का इंश्योरेंस का काम करता है। कृषि सखी, सखी का मतलब होता है लेडी कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर। इसका मतलब हिंट मिलना शुरू हो गया ये किस तरह से आपका रिलेटेड होगा। तो ये जो स्कीम है ना कृषि सखी इनिशिएटिव का, सॉरी स्कीम नहीं है इनिशिएटिव है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस, encourage participation of women in agriculture and crop insurance। भारत में जो फसलों का बीमा किया जाता है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स निकाल रखे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है ना उसमें। तो इसमें वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, अवेयरनेस जनरेट करना, इसी के लिए लॉन्च किया गया है कृषि सखी इनिशिएटिव। यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा सा स्टडी कर लो। जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो तो पता ही है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता। इसका ओनर कौन है, इसका ओनर देखो भारत सरकार नहीं है, इनडायरेक्टली है। कैसे, इसका 35% जो शेयर है ना उसको होल्ड करता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका कितना है 30%। यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, ठीक है,
न्यू इंडिया एश्योरेंस, सभी का कितना होगा 8.75% ईच। तो भारत में अगर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है ना जो ह्यूमन बीइंग को छोड़कर सबका इंश्योरेंस करता है, उसको कहते हैं जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस। एक कंपनी कौन सी हो गया है, यूनाइटेड इंडिया, दूसरा हो गया ओरिएंटल, तीसरा हो गया क्या, न्यू इंडिया, और प्लस आप देख ही रहते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और इसमें एक जो है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड काम नहीं करता वो है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है ना सब मिलकर ओनर है किसके, AIC के। फिर याद ये रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली। ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको याद रखना है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट आया था वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025। ठीक है, इस रिपोर्ट के तहत वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड कंट्री है ना वो पाकिस्तान है। ये रिपोर्ट आज ही आपका रिलीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज़ किया गया है, सॉरी मेंशन क्या किया गया है 2025। 2025 का मतलब है ना यहाँ पे जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का जो डेटा है वो 2025 का है, लेकिन पब्लिश कब किया गया है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है 24 मार्च 2026 को, यानी कि आज आपका रिपोर्ट ये पब्लिश किया गया है यहाँ तक। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है, तो जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ना इसको रिलीज करता है IQ एयर। IQ एयर क्या है, ये स्विट्जरलैंड बेस्ड एक एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, वही आपका ये रिपोर्ट इशू करता है। ये सबसे पहले जो रिपोर्ट था ना ये आपका रिलीज किया गया था 2019 में, और उस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018, यानी कि उसमें 18 का डेटा लिया गया था लेकिन पब्लिश किया गया था 2019 में। इसका मतलब हर साल ये रिपोर्ट होता है, तो अगर उस सीरीज में देखें ना तो 2025 है, तो ये कौन सा हो गया, अगर फर्स्ट था 2018 तो 2025 आपका 8th हो गया, तो ये आपका 8th एनुअल रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट में क्या किया जाता है, कंट्रीज को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो फिर कोई क्राइटेरिया होगा जिसमें डिफाइन किया गया कि एयर पोल्यूशन क्या है, तो फिर ये इस्तेमाल करता है WHO के गाइडलाइंस का। WHO क्या हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कल वाली वीडियो में आपने देखा था अर्जेंटीना ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया है, उसने क्विट कर दिया ना इसको। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करता है, वो कहता है अगर किसी कंट्री में एनुअल एवरेज यानी पूरे साल का देखता है, एनुअल एवरेज ऑफ पार्टिकुलर मैटर्स PM 2.5 ऑफ 5 माइक्रोग्राम्स पर स्क्वायर मीटर इज कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेड। ठीक है, सिंपल सा शब्दों में कहें, ये कहता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होता है, जैसे फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है ना वो 2.5 म्यू या माइक्रोन से कम है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल कहते हैं ना हमारा जो बाल है उससे 30 गुना कम उसका डायमीटर होता है। ठीक है, अगर वो पर क्यूबिक मीटर 5 माइक्रोग्राम या उससे ज़्यादा पाया जाता है ऑन एन एवरेज पूरे साल में, तो फिर उस देश को माना जाएगा वहाँ का एयर क्या है, पॉल्यूटेड है। यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब जिस कंट्री में PM 2.5 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होगा वहाँ का एयर क्या माना जाएगा, बिल्कुल शुद्ध माना जाएगा, हवा माना जाएगा। वर्ल्ड में बहुत ही कम कंट्री हैं जहाँ पे PM 2.5 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर या उससे ज़्यादा पाया जाएगा, उस देश को माना जाएगा वहाँ का एयर क्या है, पॉल्यूटेड है। इसी डेफिनेशन को IQ एयर इस्तेमाल करके अपना रिपोर्ट तैयार करता है। तो इस रिपोर्ट की खास बात क्या है जो हमारे एग्जाम्स के लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस रिपोर्ट में ना टोटल कितने कंट्री का सर्वे किया गया है, 143, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन है, पाकिस्तान, सेकंड पे कौन है, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो 2024 का रिपोर्ट आया था ना उसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री जो था ना वो चैड था, अफ्रीका की कंट्री है, लेकिन इस बार क्या हो गया, 4th पे आ गया वो,
और फर्स्ट पे कौन पहुंच गया? पाकिस्तान। इंडिया का रैंक कितना है? 6th। पिछले साल हमारा था 5th, यानी कि हम लोग थोड़ा सा क्या हुआ है, इम्प्रूव किया है। हमारे देश में एयर पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ है रिपोर्ट के हिसाब से। यहाँ तक ठीक है। हमारा रैंक है 6th। वर्ल्ड में सबसे क्लीनेस्ट कंट्री कौन है? फ्रेंच पोलिनेशिया। ये पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। जैसे फ्रांस का रूल है, फ्रेंच पोलिनेशिया। रिपोर्ट क्या कहता है? वर्ल्ड का जो 25 टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है ना, उसमें सारे के सारे 3 ही कंट्री में पाए जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। जबकि इसमें से 4 में से 3 जो सिटीज सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है ना, वो कहाँ पे हैं? भारत में हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखो एग्जाम्स में क्या करना, एक तो पूछेगा टोटल कितने कंट्रीज थे, 143। फिर वो क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करके कर देते हैं, 5 ऑप्शन दे देते हैं। सबसे पॉल्यूटेड कंट्री का कर दो क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फिर सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर के मतलब ऊपर से नीचे। सबसे पॉल्यूटेड हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चाड और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। असेंडिंग ऑर्डर दे देगा तो फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाड, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इस तरह से होगा। इसलिए 5 को नॉर्मली याद रखना चाहिए। भारत का रैंक कितना है? 6th। पिछले बार कितना था? 5th। इसका मतलब एक पायदान हम लोग क्या किए हैं, इंप्रूव किए हैं। क्लीनेस्ट कंट्री कौन है? फ्रेंच पोलिनेशिया। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन है? लोनी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और सेकंड पे कौन है? होतान। वो कहाँ है? चाइना। वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कहाँ पे है? प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं, ठीक है। न्यू वुड विले, ये गलत ही होगा प्रोनाउंसिएशन। ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। इतना ही याद करना, इस तरह से इसको करना है, हमारा काम बन जाएगा। फिर ये है हरी सिंह जी। एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ मालदीव्स में, वहां पे इनका डेथ हो गया। ये गए हुए थे मालदीव्स, ठीक है। स्पीड बोट था। मालदीव जानते हो बहुत ही फेमस है टूरिज्म के लिए। स्पीड बोटिंग कर रहे थे, यानी कि बोट बहुत तेजी से जो चलता है। उसमें 7 लोग थे, 2 वुमेन थी और 5 इंडियन थे। वुमेन जो थी ना वो फॉरेनर थी। उसमें एक थे आपके गौतम सिंघानिया, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उसमें क्या हुआ, ओवरटर्न हो गया ड्राइवर, और हरी सिंह वो माना जाता है उनका डेथ हो गया। गौतम सिंघानिया बच गए। हमारे लिए ना याद रखना, पर्सन इन न्यूज भी पूछता है। कोई पर्सन फेमस हो सकता है, अगर उसने अचीवमेंट किया होगा, उसको अवार्ड वगैरह मिला होगा, अपॉइंटमेंट वगैरह मिला होगा, या फिर अगर वो डेथ हो जाता है तो उससे भी वो पर्सनालिटी फेमस हो जाती है। उसी सेंस में इसको याद कर रहे हैं। हरी सिंह को फ्लाइंग सिख, जिप्सी किंग भी बोला जाता था, क्योंकि ना ये बेसिकली क्या करते थे, जो आपका होता था ना रैली चैंपियनशिप, गाड़ी आपका उसमें रेस होता है, लंबे रास्ते में होता है और चैलेंजिंग में होता है, पहाड़ पे होगा, डेजर्ट पे होता है। मारुति की पहले एक बहुत पॉपुलर एक व्हीकल थी जिप्सी। अब तो मारुति उसको नहीं बनाता। तो जब भी रैली होता था ना, ड्राइविंग चैंपियनशिप होता था, उसमें ये मारुति जिप्सी को ही चलाया करते थे, इसलिए इनका नाम जिप्सी किंग भी हो गया था। फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख से कुछ याद आ रहा है? फ्लाइंग सिख में याद रखना, एक थे मिल्खा सिंह, ये एथलीट थे, ठीक है। इनको भी बोला जाता था फ्लाइंग सिख, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्लाइंग सिख जो है वो मिल्खा सिंह है, एथलीट थे। 1960 के रोम ओलंपिक में इनको 4th पोजीशन मिला था, ठीक है। उनको बोला जाता था फ्लाइंग सिख। हरी सिंह को भी बोला जाता है फ्लाइंग सिख। ये चंडीगढ़ के रहने वाले थे, 5 बार नेशनल रैली चैंपियनशिप जीत चुके थे। और जो पहला एशियन जोन रैली चैंपियनशिप हुआ था ना 2000 में, उसको भी किसने जीता था? हरी सिंह। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता है, हरी सिंह जो अभी न्यूज में था जिनका डेथ हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग थे? स्पोर्ट्स पर्सन। यह तक याद रहेगा, ऐसा ठीक है। या वो कौन सा आदमी था जो फ्लाइंग सिख जिप्सी किंग के नाम से भी फेमस था, जिसका भी डेथ हो गया? उस नाम आदमी का नाम क्या था? हरी सिंह। पर्सन इन न्यूज में ही रहो। यह है पॉल एलरिच, ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है। इनकी एज शायद 35 या 36 था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था। ये भारत आए थे, दिल्ली आए थे, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, 60-70s की बात कर रहे हैं। तभी तो आप जानते हो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब था। दिल्ली आए होंगे, इनको क्या दिखा? ह्यूज पॉपुलेशन,
ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम लिखा पॉपुलेशन बॉम्ब। पॉपुलेशन बॉम्ब का थ्योरी यही था जो मालथूस का था, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में, सॉरी लैटिन अमेरिका में। इसके कारण क्या होगा, लोग भूखे मरेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, वर्ल्ड में फैमिन होगा, ये होगा वो होगा, और मानव के प्रगति के लिए बहुत ही खराब होता है पॉपुलेशन बम। इन्होंने लिखा, इतना फेमस किताब हो गया कि बहुत सारे कंट्री ने अपना पॉपुलेशन पॉलिसी चेंज करना शुरू कर दिया। चाइना ने आपका 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया, जहाँ पे एक फैमिली में एक ही बच्चा हो सकता है। बाद में ऑफ कोर्स ये कह रहे थे कि भारत तो भूखे मरेगा, लेकिन इन्होंने भूल गए भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, भारत के लोग पॉपुलेशन बढ़ा भी है, भारत एक्सपोर्ट भी करता है, और मेरे ख्याल से अब भारत में भुखमरी बिल्कुल रेयर है, ना के बराबर, या कह लो होता ही नहीं है। जाने दो, सिर्फ यही पूछेगा पॉल एलरिच जिनका डेथ हुआ था वो कौन थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज यूएस में। इनके बुक का नाम क्या था, पॉपुलेशन बम, ये याद रखना। अब हम लोग आते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस में। आर्सेलर निप्पॉन स्टील प्लांट है ना, कंपनी है, वो एक स्टील का प्लांट सेटअप कर रहा है आंध्र प्रदेश। उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इसमें आंध्रा के जो सीएम थे चंद्रबाबू नायडू वो भी थे, और प्रधानमंत्री मोदी जो थे ना वर्चुअली इससे जुड़े हुए थे। इसमें काम का चीज क्या है, कहते हैं कि ये भारत का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट होगा। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होगा, वहां पे स्टील का प्लांट नहीं था, उसको नए सिरे से बनाया जा रहा है, इसलिए ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट है। ये सेटअप कहाँ किया जा रहा है, अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लांट है ना, इसको कौन बना रहा है, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। आर्सेलर मित्तल जो है ना, ये कंपनी, इसके मालिक हैं लक्ष्मी मित्तल। ये राजस्थान से थे, लेकिन अभी ये इंडियन नहीं है, ये चले गए थे यूनाइटेड किंगडम, फिर पता नहीं वहाँ से भी शायद ये शिफ्ट हो गए हैं। तो लेकिन ये जो है ना लक्ष्मी मित्तल की कंपनी है, आर्सेलर मित्तल। निप्पॉन जो है ना, याद रखना, जापान का पुराना जो नाम है वो निप्पॉन है, तो इसका मतलब निप्पॉन का मतलब ये जापान की कंपनी होगी। 2019 में आर्सेलर मित्तल और जापान की जो निप्पॉन स्टील है ना, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर भारत में बनाया था, उसका नाम रखा था आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। तो ये जॉइंट वेंचर है। ये दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश में ना 17.8 मिलियन टन कैपेसिटी का स्टील प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जो आपके 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज में 8.2 मिलियन टन का प्लांट सेटअप होगा, और फेज 2 में 9.6 मिलियन टन का प्लांट सेटअप होगा। तो फिर टोटल कितने हो गए, 17.8 मिलियन टन के हो जाएंगे आपके। और इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितना आ रहा है, 1.35 लाख करोड़। कॉस्ट नहीं पूछेगा, कैपेसिटी पूछेगा, कंपनी का नाम पूछेगा, प्लेस पूछेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर GICA 6,100 करोड़ का लोन प्रोवाइड करेगा फॉर बेंगलोर मेट्रो फेज 3। GICA क्या है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये जापानीज गवर्नमेंट का है ठीक है, और नाम से ही लगता है ये जापान से बाहर, ठीक है, दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी वो लोन कितना प्रोवाइड करेगा, 102,480 मिलियन जापानीज येन, जो कि लगभग आ रहा है कितना, 61,000 करोड़ का। इसमें देखो क्या याद रखना लोन्स, जब इंडिया को कोई लोन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, ADB देगा, तो हमें याद रखना है, या अगर बाहर से कोई प्राइवेट जो दूसरी गवर्नमेंट है ना, वो भी अगर जब हमें लोन प्रोवाइड करता है ना, तो वो भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये देखो दे तो रहा है वो बेंगलुरु मेट्रो को, लेकिन एग्रीमेंट जो है ना वो भारत सरकार और GICA के बीच में साइन हुआ था, ठीक है। तो ये एक्चुअली जैसे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, वर्ल्ड बैंक उसने लोन दिया है कितने का, $299.66 मिलियन का लोन दिया था, किसको, उत्तर प्रदेश को लिए, क्लीन एयर के लिए। और हरियाणा को वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया है, $300 मिलियन क्लीन एयर के लिए दिया है। तो पिछले वाले वीडियो में यही था, उत्तर प्रदेश को दिया था वर्ल्ड बैंक ने $299.66 मिलियन का लोन,
डॉलर्स में था। और हरियाणा को किसने दिया था? $300 मिलियन का लोन दिया था। ये भी था आपका क्लीन एयर के लिए। उसे मैं ऐड कर लो JICA, ये 6100 करोड़ यानी कि 102,480 मिलियन जापानीज येन का लोन दे रहा है। किसके लिए? बेंगलुरु प्रोजेक्ट के लिए। आउट ऑफ द वे क्या पूछ लेगा? येन। येन जो है ना, किस कंट्री का करेंसी है? तो ये किस देश की करेंसी है? जापान की करेंसी है। ये याद रखना है इसमें। फिर उड़ीसा पहली बार गोल्ड बियरिंग ब्लॉक्स का ना ऑक्शन कर रहा है। गोल्ड बियरिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है ना, जैसे भारत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या करता है? सर्वे करता है और फिर देखता है कि भारत में किस एरिया में कौन सा मिनरल्स मिलने की संभावना है। फिर गवर्नमेंट क्या करता है? उस एरिया को ना ऑक्शन करता है, इसमें बिडिंग करता है। प्राइवेट वाले भी करेंगे और पब्लिक सेक्टर वाले भी करते हैं और उनको ठेका मिलता है। फिर वहाँ से वो क्या करेंगे? माइनिंग करेंगे, मिनरल्स निकलेगा, उसमें फिर कुछ रॉयल्टी गवर्नमेंट को मिलता है, कुछ उनका प्रॉफिट होता है। प्राइवेट सेक्टर इस तरह से करते हैं काम। पहली बार उड़ीसा गवर्नमेंट 3 वो एरिया जहाँ पे सोने मिलने की बहुत ही संभावना है उसको वो ऑक्शन कर रहा है। ये एरिया कहाँ पे? क्योंझर, मयूरभंज और देवगढ़। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा का, वहां पे कर रहा है। देखो उड़ीसा का मेन जो करने का मकसद था ना, वो साइड वाला जो न्यूज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में 9 स्टेट्स में आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे गोल्ड मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और आपको बहुत आश्चर्य होगा, जो इंडिया मिनरल ईयरबुक 2022 है उसके हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट कहाँ पाया गया है? बिहार में। यानी कि भारत में जितना सारा गोल्ड मिलने की संभावना है ना, उसमें से 43% जो डिपॉजिट्स है वो कहाँ पे है? बिहार में। आश्चर्य वाली बात है। सेकंड पे कौन है? राजस्थान। और थर्ड पे कौन है? कर्नाटक। इसको याद रखना, सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट्स कहाँ पे है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। यानी कि यहाँ पे देखो माइनिंग नहीं होता, ये ध्यान रखना। संभावना है, रिजर्व्स हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। दूसरा, भारत में थोड़ा बहुत गोल्ड मिलता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? कर्नाटका में। और कर्नाटका में सबसे फेमस माइन कौन है? हुती माइंस। देखो कर्नाटका में एक हुआ करता था कोलार माइंस। कोलार मतलब जगह का नाम है, ठीक है, कर्नाटका में। लेकिन अब क्या है कि लगभग यहाँ पे ना गोल्ड लगभग निकालना बहुत ही खर्चीला हो गया है, इसको लगभग बंद कर दिया गया है। तो कर्नाटका में कौन है? हुती माइंस। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना। ध्यान रखना, बहुत लोग सोचते हैं साउथ अफ्रीका, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में गोल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना। तो वर्ल्ड में गोल्ड का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है। इंडिया नहीं है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का स्विट्जरलैंड। क्यों? स्विट्जरलैंड में ना आपके गोल्ड के रिफाइनरीज हैं। स्विट्जरलैंड क्या करता है? गोल्ड को इंपोर्ट करता है, फिर उसके बाद 24 कैरेट 22 कैरेट्स का वो बार बनाता है, फिर उसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अपने पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी जो है ना गोल्ड का एक्सपोर्टर, वो कौन है? स्विट्जरलैंड है। आप जानते हो भारत एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड का, ठीक है। और आप जानते हो भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है? भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड से। हम लोग यहीं से सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं। ये तो याद रहेगा, ये साइड का इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस टॉपिक को टच किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, ठीक है। ये देखो न्यूज़ थोड़ा सा पुराना है, ये उस पार्ट का है जब बीच में वीडियो नहीं बन रहे थे ना, तो थोड़ा ये पार्ट था, मिस हो गया था। ये उसी को कवर किया जा रहा है। एग्जाम्स पे आ जाओ। पहले क्या हो गया? MSME। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। ये जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME है ना, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2025 जनवरी में। और इसको मैनेज कौन करता है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये जो NCGTC है ना, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले थोड़ा सा स्कीम के बारे में समझ लें।
स्कीम का फीचर क्या है? इट प्रोवाइड 60% गारंटी कवरेज फॉर लोन्स अप टू ₹100 करोड़ provided by the member lending institutions to MSME for the purchase of equipment and machinery. इसका देखो मतलब क्या है, सिंपल सा शब्दों में, एक मान लो MSME है, ठीक है, तो छोटी सी कंपनी होगी, उसको अपना फैक्ट्री लगाना है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए उसको क्या चाहिए? फिर इक्विपमेंट चाहिए, प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए मशीनरी वगैरह चाहिए। तो वो जो कंपनी है ना, वो लोन के लिए गया किसके पास? SBI के पास। SBI क्या करेगा? इस कंपनी का ना रिस्क इवेल्युएशन करेगा, वो देखेगा कंपनी कितने साल से बिजनेस में कर रहा है, कंपनी का बोलेगा हम मुझे अपना बैलेंस शीट दिखा दो, कितना प्रॉफिट है, लॉस है। अगर SBI को लगता है कि कंपनी नहीं है, ठीक है, तो SBI को लगता है कि ये तो मेरा पैसा वापस कर नहीं सकता है, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। SBI को डाउट होने लगा, तो SBI ने क्या किया? उसने कंपनी को लोन देना मना कर दिया। अगर SBI उस कंपनी को लोन नहीं देगा, इसका मतलब वो कंपनी अपना फैक्ट्री सेटअप नहीं कर पाएगा। अगर वो फैक्ट्री सेटअप नहीं कर पाएगा तो फिर नए जॉब्स का क्रिएशन नहीं होगा। नए जॉब्स का क्रिएशन नहीं होगा, इसका मतलब भारत में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगा, पॉवर्टी खत्म नहीं होगा, और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट नहीं मिलेगा ना। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है? वो SBI को कहता है ना, आप इस कंपनी को लोन दो, ठीक है, और हम गारंटी करते हैं कि अगर ये लोन वापस नहीं कर सका तो जितना इसका बकाया राशि है ना, जितना इसको लोन आपको चुकता करना था SBI को, उसका 60% जो पैसा है ना, वो हम आपको पे करेंगे। यही होता है क्या? 60% गारंटी कवरेज। तो ये गारंटी यानी कि इंश्योरेंस करने का काम कौन करता है? NCGTC करता है। इससे क्या होगा? SBI सोचेगा चलो लोन इसको दे देंगे, कुछ पैसे तो ये दे ही देगा, अच्छे थोड़ा बहुत बिजनेस तो कर ही लेगा। अगर नहीं देगा तो 60% पैसा जो लोन का बकाया है वो तो गवर्नमेंट से हमें मिल ही जाएगा ना। तो फिर SBI आश्वस्त होगा, वो इस कंपनी को लोन प्रोवाइड करेगा, कंपनी अपना बिजनेस करेगा, 4 लोगों को नौकरी देगा, हमारे देश का GDP के ग्रोथ में क्या करेगा? हेल्प करेगा। यही स्कीम का मतलब होता है, यही गारंटी का मतलब देखो यही होता है। यहाँ तक ठीक है। अब इसने चेंज क्या किया? देखो चेंज क्या क्या किया है उसने। अभी तक सिर्फ ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इसमें शामिल थे स्कीम में, इसमें शामिल किया गया किसको? सर्विस सेक्टर। तो इसका मतलब चेंज नंबर 1 हो गया, इसमें सर्विस सेक्टर वाले जो MSME के सर्विस सेक्टर हैं वो भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। MSME का डेफिनेशन क्या होता है ना, ये अलग सा एक वीडियो बनाया गया, लिंक में शेयर कर देंगे, आप उसको एक बार देख लेना। दूसरा, इसमें जो लोन का जो गारंटी है ना, उसका पीरियड कर दिया गया है कितना? आफ्टर 10 ईयर्स। पहले क्या था, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया था कि जो लोन का जो होगा टाइम पीरियड, उसमें गारंटी कितने साल तक का होगा। आपने इसने कह दिया कि इसमें जो गारंटी पीरियड होगा वो कितने साल तक का होगा? 10 साल तक का होगा। 2 कर दिया उसने। फिर उसने एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। उसने कहा है इस स्कीम में ना वो एक्सपोर्टर भी आएंगे, ठीक है, एक्सपोर्टर्स का प्रॉफिटेबल यूनिट जिसने एक्सपोर्ट किया एटलीस्ट 25% ऑफ द सेल्स टर्नओवर इन द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर एंड सेटिस्फाई सर्टेन एक्सपोर्ट रियलाइजेशन कंडीशन। सिंपल शब्दों में इस स्कीम में उन एक्सपोर्टर्स को भी शामिल कर लिया गया है जिन्होंने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में हर साल जितना उनका सेल हुआ है ना, ठीक है, उसका कम से कम 25% उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, वो भी अब इस स्कीम के तहत आ जाएंगे। लेकिन उसका जो गारंटेड लोन अमाउंट होगा ना, वो कितना होगा? 20 करोड़ होगा। देखो जनरल के लिए कितना था? 100 करोड़ तक का था लोन अमाउंट। एक्सपोर्टर्स के लिए मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है? 20 करोड़ है। और गारंटी कवरेज कितना होगा इस स्कीम के तहत? 75% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट। नॉर्मल के लिए कितना था? 60% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट। एक्सपोर्टर्स के लिए कितना कर दिया गया? 75% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट। एक्सपोर्टर्स को शामिल करने का मेन मकसद ये था, हमारे देश में जो MSME सेक्टर्स होता है ना, वो लगभग जितना भारत से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट होता है उसमें लगभग 40% कंट्रीब्यूशन इन्हीं का होता है। और आप जानते हो ईरान, US, इजराइल के वॉर के कारण वो सारा सेक्टर जो है ना एक्सपोर्ट, वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस तरह से उनको हेल्प करने के लिए स्कीम लाया गया है। उसी में ना जो एक्सपोर्टर्स है, स्पेशली जो वेस्ट एशिया को एक्सपोर्ट करते हैं,
उनको राहत देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया रिलीफ स्कीम। रिलीफ का होता है फुल फॉर्म रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। एग्जाम में याद रखना, ऐसे पूछेगा। आर का मतलब क्या, रेजिलियंस, ठीक है। एल का मतलब क्या, लॉजिस्टिक्स। आई का मतलब क्या, इंटरवेंशन। ई का मतलब क्या, एक्सपोर्ट। एफ का मतलब क्या, फैसिलिटेशन। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। स्कीम को मैनेज कौन करेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ईसीजीसी करेगा, ठीक है। इसमें टोटल फंड कितना है, 497 करोड़ है। तो इसका फीचर क्या है, ये सिर्फ उसको कवर प्रोवाइड करेगा जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसको, वेस्ट एशिया को, यानी कि ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, उनके लिए है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, the exporters will receive up to 100% risk coverage without any additional premium burden on insured shipment। सिंपल सा बता दें, भारत से, इंडिया से सामान जाना है यूएई, एकदम सिंपल फॉर्मा में। यहां से जब सामान जाएगा ना, इसका मतलब इसको नॉर्मली शिप से जाता है। शिप से जब जाएगा ना तो फिर उसका इंश्योरेंस मस्ट होता है, यानी वो जो सामान है ना जिसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका इंश्योरेंस मस्ट होता है, तो किसी इंश्योरेंस कंपनी से लेना पड़ेगा। जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो फिर इंश्योरेंस के लिए ना आपको भरना पड़ता है प्रीमियम। प्रीमियम जो होता है ना, कितना पैसा प्रीमियम के रूप में दोगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है रिस्क के प्रोफाइल पे। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि रिस्क का लेवल कम है तो प्रीमियम बहुत कम मांगेगा। अगर उसको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है तो प्रीमियम का रेट बढ़ा देगा। अब जैसे देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने लगभग बंद कर दिया है। वहाँ पे क्या हुआ है, जो शिपिंग कंपनी है ना और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने शिप्स का इंश्योरेंस करना ही बंद कर दिया है, या इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया ना प्रीमियम का कि लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इससे हुआ क्या है, प्रीमियम बढ़ जाने के कारण जो सामान होगा उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर यूएई वाले के लिए सामान महंगा हो जाएगा ना, तो हो सकता है आपका सामान लेने से वो मना कर दे, लेकिन इससे हमारा एक्सपोर्ट तो बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। तो गवर्नमेंट कहता है इस स्कीम के तहत जो पहले से ही भारत से शिपमेंट हो रहा है या हो चुका है और जिसका बुकिंग हो चुका है, इंश्योरेंस पेड हो चुका है, ठीक है, तो उसमें अगर एडिशनल प्रीमियम बर्डन आप पे आ रहा है तो उसमें 100% रिस्क कवरेज कौन करेगा, ईसीजीसी करेगा। जो नया कंसाइनमेंट जाएगा ना उस पर कवरेज कितना होगा, 95% होगा, ये ठीक है। जो ईसीजीसी होता है ना, ये बेसिकली काम करता है इंश्योरेंस का, या कह लें री इंश्योरेंस का काम करता है। ईसीजीसी री इंश्योरेंस का काम करता है, ये ध्यान रखना, इसीलिए इसको ये काम दिया गया है यहाँ तक, ठीक है। फिर WTO, इसका एक रिपोर्ट आया था, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। उसने कहा है 2026 में जो मर्चेंडाइज ट्रेड होगा वो ग्रोथ कितना करेगा, 1.9%। वो कह रहा है कि इसलिए कम होगा क्योंकि गल्फ में क्या है, ईरान, यूएस और इजराइल आपस में भिड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या याद रखना है, WTO तो जानते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो रिपोर्ट है वो कहता है कि जो मर्चेंटाइज गुड्स का जो एक्सपोर्ट होगा ना उसमें ग्रोथ कितना होगा, 1.9% होगा, जबकि 2025 में ग्रोथ कितना था, 4.6%। गुड्स, मर्चेंडाइज गुड्स और सर्विस दोनों को मिला दें तो फिर कितना इंक्रीज होगा, 2.7% होगा, जबकि लास्ट ईयर कितना था, 4.7%, ठीक है। ये कहता है कि वर्ल्ड जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होगा 2026 और 2027 में ये कितना रहेगा, 2.8% रहेगा, जबकि 2025 में वर्ल्ड जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना रहा था, 2.9% रहा था। ये पूरा प्योर स्टैटिस्टिक्स है, याद करना होगा, क्योंकि अब आपका धीरे धीरे शुरू हो चुका है टारगेटेड मंथ्स। तो WTO के हिसाब से मर्चेंडाइज गुड्स का ग्रोथ रेट होगा 26 में 1.9,
गुड्स एंड सर्विस का कितना होगा 2.7%। जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना रहेगा 2026 में 2.8%। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये बना था 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा। इसकी जो डायरेक्टर जनरल है ना, एक लेडी है, नगोजी ओकोनजो-इवेला, एक लेडी है। ठीक है, पहली बार कोई लेडी डायरेक्टर जनरल बनी है डब्ल्यूटीओ की, वो ये हैं, अफ्रीकन है ये। डब्ल्यूटीओ में अभी टोटल कितने कंट्री मेंबर हैं? 166। ठीक है, ये याद रखना है रिपोर्ट के बारे में। एक छोटा सा न्यूज आया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन अमोनिया सप्लाई करने के लिए सैमसंग के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरियन। ठीक है, ये 15 साल का डील है और इसका वर्थ कितना है? 3 बिलियन। ग्रीन अमोनिया में वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा डील है, इसीलिए इसको याद कर रहा है। तो ग्रीन अमोनिया होता क्या है? देखो, अमोनिया तो जानते हो, ग्रीन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो अमोनिया का प्रोडक्शन किया जा रहा है ना, उसमें जो एनर्जी यूज किया जा रहा है उसका सोर्स क्या होता है? रिन्यूएबल होता है। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है सोलर पावर यूज किया होगा, विंड पावर यूज किया होगा, उसको यूज करके अमोनिया को बनाया गया, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रीन अमोनिया। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल सा याद रखना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया का एग्रीमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस कंपनी के साथ किया? सैमसंग के साथ किया। बस यही याद रखना और कुछ नहीं है। फिर निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट को एक लिस्ट दिया था कि भारत में टॉप 10 विलफुल डिफॉल्टर कौन है। उसमें सबसे ऊपर जो नाम आया था ना, वो था एबीजे शिपयार्ड का। आज के डेट में ये भारत में जितने बैंक्स वगैरह है ना, उसको ये कितना लोन बचा हुआ है इसका? 66,695 करोड़। तो भारत में सबसे बड़ा विलफुल डिफॉल्टर जो है वो कौन है? एबीजे शिपयार्ड। सेकंड पे कौन आता है? गीतांजलि जेम्स। ये कौन है? मेहुल चोकसी, उसका नाम सुना है ना? ये वही सारे फ्रॉड है ये। एबीजे शिपयार्ड तो देखो काम का है, बैंक एग्जाम्स में आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये है आपका विलफुल डिफॉल्टर्स। ठीक है, आरबीआई ने इसका डेफिनेशन दिया है। देखो, डिफॉल्टर क्या होता है? जब हम लोन लेते हैं तो फिर हमारा बनता है ईएमआई। इक्वेटेड, इक्वल नहीं होता, याद रखना, ये होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड जो ईएमआई होता है ना, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों होते हैं। ठीक है, तो टिपिकली क्या होता है, शुरू में ना लोन के जब आप लोगे, जब ईएमआई बनेगा, तो बैंक्स में ना ये जो इक्वेटेड ईएमआई बनाएगा, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है और प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज कम रहता है, इंटरेस्ट अमाउंट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। और जैसे जैसे लोन का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा ना, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ईएमआई जो होता है ना, उसका एक ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होता है। जिस दिन आपका पेमेंट का डेट है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तब फिर आप हो गए डिफॉल्टर। और नॉर्मली क्या होता है, 90 डेज तक अगर आपने पेमेंट नहीं दिया, 3 किस्त नहीं दिया, तो फिर आपको लोन जो होता है ना, उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अंडर द सरफेसी एक्ट। नॉर्मली ऐसा होता है ना। देखो, आरबीआई कहता है डिफॉल्टर जो हो सकता है 2 तरह का होगा। एक होगा जेन्युइन डिफॉल्टर। जेन्युइन का मतलब क्या है? उसका बिजनेस डूब गया। जैसे सपोज करो अभी कोई कंपनी बैंक से लोन लिया और वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, किसको? यूएई को। यूएई के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। बैंक ने देखा कंपनी बहुत अच्छी है, यूएई के साथ बिजनेस अच्छा है, यूएई में डिमांड है, इसको लोन दे दो। बैंक को क्या पता था कि कुछ दिन के बाद ईरान पे इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर देगा, सारा रास्ता ही बंद हो गया। इसका मतलब वो एक्सपोर्टर वो अपना सामान यूएई को नहीं भेज पाया रहा है, इधर से बैंक का भी बिल आ रहा है कि भाई लोन वापस करो, वो तो अब कुछ कमा नहीं रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा? वो जब पैसा अर्न नहीं कर रहा है तो वो डिफॉल्ट करेगा। होता है ना ऐसा, बिजनेस कंडीशन ही चेंज हो गया। आरबीआई कहता है कि बैंक्स को इसके साथ सिंपैथेटिकली डील करो, क्योंकि बहुत सारा चीज इस तरह ऐसा था ना जो इसके हाथ में नहीं था। ये जेन्युइन डिफॉल्टर है, ये देना चाहता है, लेकिन कंडीशन ऐसा हो गया कि पैसे वापस नहीं दे पा रहा है। आरबीआई कहता है उसको थोड़ा सिंपैथेटिकली डील करो।
आरबीआई कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लोन चुकाने की क्षमता है लेकिन फिर भी वो लोन नहीं देते हैं। आरबीआई कहता है उसके खिलाफ ना डंडा लेके चलते लो। उस तरह के डिफॉल्टर को आरबीआई कहता है विलफुल डिफॉल्टर। तो फिर कौन है विलफुल डिफॉल्टर? आरबीआई कहता है कि वो विलफुल डिफॉल्टर कौन होगा? जो अपना लोन वापस नहीं कर रहा है डिस्पाइट हैविंग एडिक्वेट कैश, क्षमता है दे नहीं रहा है, या फिर उसने क्या किया जो लोन का पैसा था उसने पैसे का ही घपला कर दिया। ठीक है, साइफनिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? गमन कर दिया, घपला कर दिया। या फिर जो लोन जिस एसेट्स के लिए लिया गया था उसको उसने खरीदा ही नहीं, ठीक है, या उसको बेच दिया, या फिर उसका प्रोसीड क्या कर दिया? मिस यूटिलाइज कर दिया। मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में घपला कर दिया। डिस्पोजल, रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट बैंक नॉलेज, यानी कि जो कर्ज उसने लोन लिया था, लोन के बदले उसने कुछ गिरवी रखा था ना, बगैर बैंक को बताए वो गिरवी वाला सामान ही उसने बेच दिया। ठीक है, फिर उसने धोखाधड़ी किया है। ये सब जो अगर होगा ना, इस कंडीशन में उस लोन को घोषित कर दिया जाएगा क्या? विलफुल डिफॉल्टर। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर किसको कहते हैं? आरबीआई का रूल है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रूल है। उसने कहा है कि जहां पे भी लोन अकाउंट 25 लाख या उससे ज्यादा होगा, विलफुल डिफॉल्टर होगा, बैंक्स को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? आरबीआई को। फिर बैंक्स जो होते हैं वो विलफुल डिफॉल्टर्स को रिपोर्ट करेंगे। किसको? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को एवरी मंथ। ठीक है, अब देखो जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है ना ठीक है, आरबीआई ने भारत में 4 कंपनी को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2025 के तहत लाइसेंस दिया है। एक है आपका एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, दूसरा है इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, एक है सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, और फोर्थ है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिबिल। सिबिल का फुल फॉर्म अभी भी पूछता है, याद रखना सिबिल का फुल फॉर्म। और भारत में कितने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है? वो है 4। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट का मतलब होता है लोन। ठीक है, तो ये जो कंपनी होती है ना, वो उन व्यक्ति या कंपनी का रिकॉर्ड रखता है जिसने किसी बैंक्स वगैरह से लोन लिया हो, क्या उसने टाइम से लोन चुकाया है या नहीं चुकाया है, ये सारा वो रिकॉर्ड रखता है। तो आजकल बैंक जब भी किसी व्यक्ति को लोन देता है ना, तो आप सुनते होंगे सिविल स्कोर क्या है, सिविल स्कोर क्या है। यानी कि इसमें सिविल क्या करता है, आपने जो लोन लिया है आप टाइम से चुकाते हो या नहीं हो, उसके हिसाब से वो आपको स्कोर देता है। बैंक्स फिर इसको भी यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि फिर आपको वो लोन दे या ना दे। ये भी एक फैक्टर होता है, याद रखना। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी भारत में 4 हैं, सिविल का फुल फॉर्म, और बाकी कौन है? एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ हाईमार्क। इनका रेगुलेटर कौन होता है? ऑब्वियसली कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स पे आ जाओ अनाज सिंह ये हैं, और अभय सिंह, इन्होंने जीता है सिंगल्स टाइटल ऑफ इंडियन ओपन स्क्वाश। इंडियन ओपन 2026 स्क्वाश जो था ना, ये हुआ था कहाँ पे? मुंबई में। वुमेन सिंगल्स किसने जीता? अनहद सिंह ने। उसने हरा दिया किसको? हाना मोआत्सु को। वो कहाँ की है? इजिप्ट की है। अनहद सिंह तो याद ही रहेगा, ये भारतीय है। ये इनका लगातार दूसरा सक्सेसिव टाइटल था, यानी कि 2025 का भी जो टाइटल था ना, वो अनहद सिंह ने ही जीता था, और 26 का भी किसने जीता? अनहद सिंह ने जीता। मेंस के सिंगल्स में ना, भारत के अभय सिंह ने हरा दिया किसको? वीर चोटरानी को। वीर चोटरानी जो है ना, ये भी इंडियन है। ठीक है, ये याद रहेगा। एक चीज और, अनहद सिंह 18 साल की हैं, और अभी इनका जो वर्ल्ड प्रोफेशनल स्क्वैश में ना रैंकिंग है 20। ठीक है, ऐसे याद रखना, जब इनका रैंक आया था ना 20, इन्होंने निकोल डेविड है मलेशिया की, उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रिकॉर्ड क्या था? अनहद सिंह यंगेस्ट एशियन प्लेयर हैं जिनको टॉप 20 में रैंक किया गया है फीमेल में इन द वर्ल्ड। तो ये इनका एक है, इससे आएगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना। अनहद सिंह की रैंकिंग कितनी है? 20। शी इज द यंगेस्ट एशियन प्लेयर टू बी रैंक्ड
टॉप 20 इन द वर्ल्ड इन द फीमेल स्क्वाश सिंगल्स चैंपियनशिप। ये तो ठीक है, ये रखना। आज के वीडियो में देखो ये सारे न्यूज़ थे, अप टू डेट था। थोड़ा सा एक दो न्यूज़ और है, कुछ न्यूज़ मिसिंग है, उसको फिर अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में होगा ना, वो हमारा बैकलॉग भी थोड़ा बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो सही लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और जो नेक्स्ट जो बैंकिंग एंड फाइनेंस का न्यूज़ आएगा वो माइक्रो फाइनेंस माइक्रो क्रेडिट पे होगा, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल भी दिया जाएगा और इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैकेज अनाउंस किया ना, उसके साथ उसको शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।